मेरी कक्षा में पढ़ने वाली नीतू मेरे बेंच से दाईं वाली पंक्ति में 2 बेंच आगे बैठती थी। वह देखने में साधारण थी, पर उसमें दूसरों से हटकर कुछ ऐसा आकर्षण था कि जब मैंने उसे पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। वह अपनी सहेलियों के साथ हंसती खिलखिलाती रहती और मैं उसे चोरी छिपे देखता रहता। नीतू मेरी जिंदगी में उम्र के उस मोड़ पर, जिसे किशोरावस्था कहते हैं और जो जवानी की पहली सुबह के समान होती है, उस सुबह की रोशनी बनकर आई थी वह। उस सुखद परिवर्तन ने मेरे जीवन में जैसे रंग भर दिया था। मैं हमेशा अपने में मस्त रहता, पढ़ाई में भी मेरा ध्यान पहले से अधिक रहता। मम्मी पापा टोकते उससे पहले ही मैं पढ़ने बैठ जाता और सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए हड़बड़ा उठता। आज सोचता हूँ तो लगता है काश वक्त वहीं ठहर जाता, नीतू मुझसे कभी जुदा न होती। पर जीवन के सुनहरे दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं। मेरा स्कूली जीवन कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला। मैट्रिक की परीक्षा के बाद नीतू जैसे हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गई। मैं उसके घर का पता जानता था, लेकिन जब यह पता चला कि नीतू कॉलेज की पढ़ाई के लिए अपने मामा के यहाँ चली गई है, तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मेरे पास कुछ था तो बस उसकी यादें, उसके लिखे खत और स्कूल में मिली वह तस्वीर, जिसमें साथ पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी और शिक्षक एक कतार में खड़े थे और नीतू एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं नीतू की यादों में खोया डायरी के पन्ने पलटता जा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक सुन चौंक गया। नज़रें उठाकर देखा तो सामने सुनैना खड़ी थी। अचानक उसे देखकर मैं हड़बड़ा गया। कहिए क्या बात है? मैंने डायरी बंद करते हुए कहा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सुनैना मेरी मन स्थिति भांपकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ आइए ना, बैठिए। मैंने जैसे शर्माकर कहा, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? शायद आप कुछ लिख रहे थे। सुनैना डायरी की ओर देख रही थी। बस डायरी है, मैंने डायरी पर हाथ रखते हुए कहा। अरे वाह, आप डायरी लिखते हैं, क्या मैं देख सकती हूँ? सुनैना की आंखों में पता नहीं क्यों चमक आ गई थी। किसी की पर्सनल डायरी नहीं देखनी चाहिए, मैंने मुस्कुराकर मना करने के उद्देश्य से कहा, क्योंकि वैसे भी वह डायरी मैं उसे नहीं दिखा सकता था। क्या हम इतने गैर हैं? सुनैना नाराज तो नहीं लग रही थी, पर अपने चिरपरिचित अंदाज में मुंह बनाकर बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने फिर मुस्कुराने का प्रयास किया। खैर छोड़िए, पर कभी तो मैं आपकी डायरी पढ़कर ही रहूंगी। सुनैना के चेहरे पर अब बनावटी नाराजगी थी। उसने अपनी झील जैसी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, अभी चलिए, आपको बुलाया जा रहा है। बैठक में भैया भाभी सभी बैठे हुए थे। अंताक्षरी खेलने का कार्यक्रम बनाया गया था, पर मेरा मन तो कहीं दूर था, लेकिन मना कैसे करता। न चाहकर भी खेलने बैठ गया। सुनैना पूरे खेल के दौरान अपने गीतों से मुझे छेड़ने का प्रयास करती रही। सुनैना मेरी भाभी की छोटी बहन थी। अपने नाम के अनुरूप ही उसकी गहरी नीली झील सी आंखें थी। वह थी भी बहुत खूबसूरत। उसके चेहरे से हमेशा एक आभासी फूटती नजर आती। उसके काले घने चमकदार बाल कमर तक अटखेलियां करते रहते। वह हमेशा चंचल हिरनी के समान फुदकती फिरती। वह बहुत मिलनसार और बिल्कुल खुले दिल की लड़की थी। यही वजह थी कि सब उसे बहुत पसंद करते थे और मजाक में ही सही, पर सभी ये कहते, इस घर की छोटी बहू कोई बनेगी तो सिर्फ सुनैना ही बनेगी। मैं सुनकर बिना किसी प्रतिक्रिया के चुपचाप रह जाता, पर कभी कभार ऐसा लगता जैसे मेरी इच्छा, मेरी भावनाओं से किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर मैं दोष देता तो किसे देता? किसी को तो पता ही नहीं था कि मेरे दिल में जो लड़की बसी है वह सुनैना नहीं, नीतू है। दूसरे दिन सुनैना वापस जा रही थी। भाभी ने आकर मुझे उसे घर छोड़ने को कहा। मैं जान रहा था यह मेरे और सुनैना को लेकर घर वालों के मन में
जो खिचड़ी पक रही है उसी साजिश का हिस्सा है। पर अंदर ही अंदर मैं खुश भी था। मैं मन ही मन सोच रहा था, आज रास्ते में सुनैना के सामने सारी बातें स्पष्ट कर दूंगा। सुनैना मेरे पीछे चिपक कर बैठी हुई थी। मैं आदतन सामान्य गति से मोटरसाइकिल चला रहा था। वह अपनी हरकतों से मुझे बार बार छेड़ने का प्रयास कर रही थी। मैं जाकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। वह बीच बीच में नदिया के पार फिल्म का गाना गुनगुनाने लगती और रास्ते भर तरह तरह की बातों से मुझे उकसाने का प्रयास करती रही। पर मैं थोड़ा बहुत जवाब देने के अलावा बस कभी कभार मुस्कुरा देता। जब हम शहर की भीड़ भाड़ से बाहर खुली सड़क पर निकले तो दृश्य भी नदिया के पार फिल्म जैसा ही था। बस अंतर इतना था कि मेरे पास बैलगाड़ी की जगह मोटरसाइकिल थी। सड़क के दोनों किनारे कतार में खड़े बड़े बड़े पेड़ थे। सामने दोनों तरफ खेतों में लहलहाती फसलें और वनों से आच्छादित पहाड़ियों की श्रृंखलाएं नजर आ रही थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। मेरा मन अनायास ही उमंग से भर उठा। लगा जैसे सुनैना का साथ देखकर मैं भी कोई गीत गुनगुनाऊं। पर अचानक नीतू का ख्याल आते ही मैं फिर से गंभीर हो उठा। मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे नीतू के बारे में सुनैना को स्पष्ट बता देना चाहिए। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। बहुत कोशिश के बाद किसी तरह खुद को संयत करते हुए मैंने कहा, सुनैना जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी। शायद सुनैना ठीक से सुन नहीं पाई थी। मैंने मोटरसाइकिल की गति धीमी करने के बाद फिर से कहा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कोई सीरियस बात है? सुनैना कुछ इस तरह मजाक भरे लहजे में बोली जैसे मेरे जज्बातों से वह अच्छी तरह वाकिफ हो। मगर मैं जो कहने जा रहा था शायद उससे उसका दिल टूट जाने वाला था। सो मैंने गंभीर होकर कहा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ मैंने आज तक किसी को नहीं कहा है। दरअसल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। उस लड़की का नाम नीतू है। वह मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? सुनैना को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ। यह मजाक नहीं, सच है। मैंने फिर गंभीर होकर कहा, मैं यह बात बहुत पहले सबको बता देना चाहता था पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। दरअसल मैं इस बात से डर जाता था कि कहीं घर वाले यह न समझ लें कि मैं पढ़ाई लिखाई की उम्र में भटक गया हूँ। पर अब मेरे सामने कोई मजबूरी नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। शशि जी, आप सचमुच बहुत भोले हैं। इस बार सुनैना के लहजे में भी गंभीरता थी। वह मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, एक तरफ आप प्यार की बातें करते हैं और दूसरी तरफ रिएक्शन के बारे में भी सोचते हैं। ये बात आप बहुत पहले सबको बता देनी चाहिए थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पसंद सबको पसंद आएगी। फिर बात जब शादी की हो तो मेरे विचार से अपने दिल की ही बात सुननी चाहिए, क्योंकि यह पल दो पल का खेल नहीं, जिंदगी भर का होता है। सुनैना सहजता से बोल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मन की बात जानकर उसे कोई खास फर्क ना पड़ा हो। इस तरह उसके सहयोगात्मक भाव से मेरे दिल का बोझ जो एक तरह से उसको लेकर था उतरता चला गया। सुनैना को घर छोड़कर आते वक्त मेरे मन में हल्कापन था, लेकिन अंदर कहीं एक खामोशी भी छाई हुई थी। पता नहीं क्यों सुनैना की आंखों में जो दर्द विदा लेते वक्त झलका था मुझे बार बार अंदर ही अंदर कचोट रहा था। रात को खाना खाकर मैं जल्दी ही बिस्तर पर लेट गया, क्योंकि सुबह किसी भी हालत में मुझे नीतू के पास जाना था, लेकिन नींद आ नहीं रही थी। बस करवटें बदलता रहा। मन में तरह तरह के विचार आ जा रहे थे। इसी उधेड़बुन में कब नींद आ गई पता ही ना चला। सुबह घर के सामने स्थित पीपल के पेड़ से आ रही चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी नींद खुली। चादर हटाकर देखा, प्रभात की लाली खिड़की में लगे कांच से छनकर कमरे के अंदर आ रही थी। आज शायद मैं देर से सोने के बावजूद जल्दी उठ गया था, क्योंकि देर होने पर
माँ रोज जगाने जरूर आती थी। मैं उठकर चेहरे पर पानी छिड़क कर कुल्ला करके अपने कमरे से निकला। बैठक में मेज पर अखबार पड़ा हुआ था। आदतन अखबार लेकर कुर्सी पर बैठ गया और हमेशा की तरह खबरों की हेडलाइन पढ़ते हुए अखबार के पन्ने पलटने लगा। तभी अचानक मेरी नज़र अखबार में छपी एक खबर पर अटक गई। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, थाना परिसर में प्रेमी प्रेमिका परिणय सूत्र में बंधे। हेडलाइन पढ़ कर मेरा दिल धक से रह गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा खबर कोई अनोखी या विचित्र थी, ऐसी बात ना थी, लेकिन जो तस्वीर छपी थी, मैंने एक दीर्घ सांस लेकर पढ़ना शुरू किया। वह नीतू ही थी। खबर में उसके घर का पता ठिकाना स्पष्ट रूप से लिखा था, यहाँ तक कि वह लड़का भी उसके मामा के मोहल्ले का ही था। दोनों के बीच 2 साल से प्रेम चल रहा था। घर वालों के विरोध के चलते दोनों भागकर थाने आ गए थे। खबर पढ़कर मैं सन्न रह गया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि नीतू ऐसा कर सकती है। मैंने मन ही मन अपने आप से ही प्रश्न किया, अगर इस लड़के के साथ यह उसका प्रेम है तो 4-5 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था वह क्या था? क्या 4-5 साल का अंतराल किसी के दिल में किसी की याद, किसी का प्यार भुला सकता है? मैं उसे हर दिन हर पल याद करता रहा। उसकी तस्वीर अपने सीने से लगाए रहा और उसने मेरे बारे में तनिक भी न सोचा। क्या प्यार के मामले में किसी का भी स्वभाव ऐसा हो सकता है कि उस पर विश्वास करने वाला अंत में बेवकूफ़ बनकर रह जाए? मैंने तो अब तक सुना था प्यार का दूसरा नाम इंतजार भी होता है, पर उसने मेरा इंतजार नहीं किया। मेरा मन घृणा और दुख से भर उठा। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए अखबार को कुर्सी पर रखकर धीरे धीरे उठा और अपने कमरे में जाकर फिर बिस्तर पर लुढ़क गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर थोड़ी सी भी जिज्ञासा शेष ना हो, जैसे मैं दुनिया का सबसे दीन आदमी हूँ। आंखों से अपने आप आंसू छलके जा रहे थे। सामने टेबल पर वही तस्वीर थी जिसमें नीतू अब भी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे मेरे जज्बातों से, मेरे दिल के दर्द से उसे कोई लेना देना ना हो। जी में आया तस्वीर को उठाकर फेंक दूं, तभी माँ चाय लेकर आ गई। अरे, तू फिर सो रहा है क्या? अभी तो पेपर पढ़ रहा था। मैंने झटपट अपने चेहरे पर हाथ रखकर पलकों पर उंगलियां फिराते हुए अपने आंसू छिपाते हुए कहा, नहीं, सिर थोड़ा भारी लग रहा है। रात को देर से सोया होगा। पता नहीं रात भर क्या जाग कर क्या लिखता रहता है। ले, चाय पी ले, इससे थोड़ी राहत मिलेगी। चाय का कप हाथ में थमाकर मेरे माथे पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए माँ ने कहा, तेल लाकर थोड़ी मालिश कर देती हूँ। नहीं, ठीक है माँ, वैसा दर्द नहीं है। शायद देर से सोया था इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने फिर बात बनाकर कहा। माँ जब कमरे से निकल गई तो मैं किसी तरह अपने आप को समझाने की कोशिश करने लगा, पर दिल में उठ रही टीस जैसे बढ़ती ही जा रही थी। मन कह रहा था जाकर एक बार उस बेवफा से मिल आओ। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या वह इंतजार नहीं कर सकती थी? उन वादों कसमों को वो कैसे भूल गई जो हमने स्कूल से विदाई की आखिरी घड़ी में एक दूसरे के सामने खाई थी? ना चाहते हुए भी मेरे मन में रह रहकर सवाल उठ रहे थे। अपने आप को समझाना जैसे मुश्किल होता जा रहा था। मन की पीड़ा जब बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो मैं फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसी वक्त अचानक भाभी मेरे कमरे में आई। उन्हें अचानक सामने देखकर मैं घबरा गया। किसी तरह अपने मनोभाव छिपाकर मैं बिस्तर से उठा। कुछ देर पहले भाभी के मायके से फोन आया था। सुनैना की तबीयत बहुत खराब थी। वह कल ही तो यहाँ से गई थी। अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया। भाभी काफ़ी चिंतित थी। भैया को ऑफिस के लिए ज़रूरी काम से कहीं बाहर जाना था, इसलिए मुझे भाभी के साथ सुनैना को देखने जाना पड़ा। सुनैना बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कुछ देर पहले डॉक्टर दवा दे गया था। वह अभी भी बुखार से तप रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। देखकर ही लग रहा था जैसे वह रात भर रोई हो। मैं सामने कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। भाभी उसके पास बैठी उसके बालों को सहला रही थी। सुनैना बोली तो कुछ नहीं, पर उसकी आंखों से छलछला रहे आंसू पूरी कहानी बयां कर रहे थे।
सारा माजरा समझकर भाभी मुझे किसी अपराधी की तरह घूरने लगी। मैं सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। कुछ देर बाद भाभी कमरे से निकल गई। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। सुनैना जैसे शून्य में कुछ तलाश रही थी। उसे देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अचानक महसूस हुआ कि यदि अब भी मैंने सामने स्थित जलाशय को ठुकराकर मृगमरीचिका के पीछे भागने का प्रयास किया तो शायद अंत में पछतावे के सिवा मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। मैंने बिना देर किए सुनैना के पास जाकर याचना भरे स्वर में कहा, सुनैना जी, मैंने आपसे जो कहा था वह मेरा भ्रम था। मैंने बचपन के खेल को प्यार समझ लिया था। मुझे आज ही पता चला कि उस लड़की ने एक दूसरे लड़की के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। मैं नादानी में आपसे पता नहीं क्या क्या कह गया। सुनैना अपनी डबडबाई आंखों से अब भी शून्य में निहार रही थी। कुछ देर रुककर मैंने फिर कहा, कुदरत जिंदगी में सबको सच्चा हमदर्द देती है, पर अक्सर हम उसे ठुकरा देते हैं। मैंने भी शायद ऐसा ही किया है। लड़कपन से अब तक ख्वाबों के पीछे भागता रहा। मेरा गला भर आया था। सुनैना मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। उसकी आंखों से टपकते आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। मुझे पहली बार उसकी आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। मैंने छोटे बच्चे की तरह भावुक होकर कहा, देखो। सुनैना के होठ कुछ कहने के प्रयास में थरथरा उठे, पर जब वह कुछ बोल ना पाई तो अचानक मुझसे लिपटकर जोर जोर से सुबकने लगी। मैंने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच रहा था, मुझे अब तक क्यों पता नहीं चला कि हमेशा चंचल, बेफिक्र और नादान से दिखने वाली इस लड़की के दिल में मेरे लिए इतना प्यार छिपा था। भाभी दरवाजे के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, पर उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।